गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। हमें लग रहा है कि सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग शायद हाइड्राइड पढ़ रहे थे ना। रिप्लाई करते बेटा एक बार। हाइड्राइड में हमें लग रहा है कि हम आप लोगों को कोवलेंट हाइड्राइड्स पढ़ा चुके थे। रिप्लाई विल बी फास्ट। आज बहुत स्टूडेंट एनर्जेटिक लग रहे हैं। हमें लग रहा है कि पहले से ही प्लानिंग किए हैं विश करने के लिए। हम लोग पिछले क्लास में हाइड्रोजन का पोजीशन, आइसोटोप्स, आइसोटोपिक इफेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद हम लोग हाइड्राइड पढ़ रहे थे। हाइड्राइड में 3 पार्ट्स था, ये लिख चुके थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे क्या था, कोवलेंट हाइड्राइड्स लिखे थे ना बेटा। ओके, कोवलेंट हाइड्राइड में हम लोग जो डिस्कशन किए थे तो उसमें 3 हाइड्राइड थे। शायद तीनों हाइड्राइड्स पढ़ चुके थे हम लोग ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स पढ़ा चुके थे। तो इन जनरल ऑल हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली, ऑल हाइड्राइड ऑफ पिछले क्लास में बताए थे, BH3, LH3, गैलियम हाइड्राइड्स, इंडियम हाइड्राइड एंड थैलियम हाइड्राइड। तो ऑल हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंपनसेट्स बाय डाइमेरिक फॉर्म या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ना बेटा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के द्वारा यह बनाना बॉन्डिंग। बेरिलियम हाइड्राइड में हम लोग जो डिफिशियंसी था वो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, इसलिए क्या शो किया था, ये पॉलीमेरिक फॉर्म। तो कुछ बच्चे लास्ट क्लास छोड़ते छोड़ते बताए थे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दीजिएगा सर। तो हम इसका भी स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। दिस इज बेरिलियम हाइड्राइड। तो बेरिलियम हाइड्राइड में डिफिशियंसी मोर देन 2, इसलिए पॉलीमेरिक। हम ट्राइमर ले चुके हैं, ट्राइमर, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, कुछ भी ले सकते, लेकिन हम ट्राइमर लेके आपको स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। बेरिलियम हाइड्राइड्स ट्राइमेरिक फॉर्म। दिस इज ये क्या हो जाएगा बेटा, Be3S6। अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, एक बार सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो हमें बता दीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग ध्यान दें, पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे, बेरिलियम। यहाँ भी बेरिलियम, बेरिलियम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों बना सकते हैं या एक बना सकते हैं, उससे मतलब नहीं। बताइए हम लोग एक बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पे किसका करेगा, हाइड्रोजन का। एक बेरिलियम एक हाइड्रोजन, इस बॉन्ड में यहाँ पे भी बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, इसलिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो बताओ ये जो बनाना जिससे शिप आ रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का सराउंडिंग हुआ है ये हमें बताना है। तो देखिए डिफिशियंसी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का था या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। रिप्लाई विल बी फास्ट। ये देखो हम लोग इधर डॉटेड बॉन्ड भी बना सकते हैं, उसी तरह इधर भी बॉन्ड जा सकते हैं, इसलिए पॉलीमेरिक चेन बोलते हैं। जो मिडिल सेंट्रल एटम है बेरिलियम, यहाँ पे जो सराउंडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 सेंटर 2। ये बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग हो गया, 8। कितने से सराउंडिंग हो गया बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको रिप्लाई कर दीजिए। पहले डिफिशियंसी यहाँ पे 4 का था, तो हम लोग एक पॉइंट्स पहले से जानते थे कि मोर देन डिफिशियंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो दिस इज पॉलीमेरिक फॉर्म, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में शो करेगा। रिप्लाई विल बी फास्ट। ये पॉइंट समझ में आ गया है कि नहीं। एंड यहाँ पे ट्राइमेरिक फॉर्म लिए हैं, यदि टेट्रामर लेते हैं। रिप्लाई कर दो बेटा, ये क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब बच्चों को इलेक्ट्रॉन्स में डाउट होगा तो बेरिलियम के वैलेंस में 2 है, एक यहाँ पे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट है, यहाँ पे हाइड्रोजन का, फिर यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ हाइड्रोजन, बस ये ध्यान देना है। तो आप देखें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग हुआ कि नहीं, बीच वाला सेंट्रल एटम। और जो टर्मिनल वाला होगा हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग होगा, हमेशा कितने से होगा, 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग होगा। तो ये पॉइंट 100% सेटिस्फेक्शन हुआ। दूसरा,
ये बेरिलियम हाइड्राइड है। यदि हम लोग एक पॉलीमेरिक में ट्राइमर लिए तो टेट्रामेरिक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? टेट्रामेरिक फॉर्म ले लेंगे। तो एक बेरिलियम हाइड्राइड एंड आल्सो इंक्रीज करेंगे तो दिस इज या तो उस साइड जाए या तो इस साइड जाए। तो यहाँ पे HH, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? बेरिलियम। तो यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? देख लीजिए, ऐसा कुछ बनेगा। फिर आल्सो तो ये जो सेंटर एटम आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी कितना इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग होगा? 8। तो दिस इज आल्सो 8 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसलिए इसको नाम देते हैं पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं? पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर। तो हमें बताओ ये बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग हुआ? 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। यह भी देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग होगा तो उसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट। पहले कितना था? 4। इसलिए हम लोग पहले से जानते हैं कि नंबर ऑफ डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ बनाना बॉन्डिंग। तो इसमें डिफिशिएंट 4 का था, इसलिए 4 बनाना बॉन्डिंग। तो डायमेरिक लेते तो डिफिशियंसी 2 का भी रह जाता, 2 का डिफिशियंसी रह जाता बेटा। तो यहाँ से कितना हम लोग ले लिए? कौन सा फॉर्म लिए? पॉलीमेरिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म लिए? पॉलीमेरिक। तो पॉलीमेरिक मीन्स ट्राइमर, टेट्रा, पेंटा। अभी ट्राइमर का बताए थे, फिर पेंटा, टेट्रा ले चुके, अब पेंटा लेंगे। इधर ले जाइए चाहे इधर ले जाइए, चेन इलांगेट कर रहा है, चेन इलांगेट कर रहा है कि नहीं? तो चेन इलांगेट करेगा तो दिस इसको नाम देते हैं चेन प्रोपागेशन। क्या नाम देते हैं? चेन प्रोपागेशन बनाना बॉन्डिंग। रिप्लाई विल बी फास्ट। चेन प्रोपागेशन बनाना बॉन्डिंग। ये पॉइंट हम लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये डिफिशियंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स कंपनसेट्स बाय 4 बनाना बॉन्डिंग। जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया एक बार रिप्लाई कर दें, क्योंकि चैट बॉक्स में देख रहे हैं, उसी के अनुसार हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे का। तो हमें लग रहा है कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। इसका नाम देंगे चेन प्रोपागेशन बनाना बॉन्डिंग। एंड जो बुरान फैमिली वाला था, जो बुरान फैमिली का था, उसको हम लोग नाम देते हैं चेन टर्मिनेटिंग। क्या नाम देंगे? चेन टर्मिनेटिंग। ये चेन टर्मिनेटिंग था। कैसे? यहाँ पे जो आगे चेन इलांगेट नहीं करेगा, यहाँ पे जो है आगे चेन इलांगेट नहीं करेगा। देखो ये एक बोरान 1 हाइड्रोजन, 1 फिर बोरान 1 हाइड्रोजन। तो दिस इज यहाँ पे जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी कंपनसेट्स। एंड ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग हुआ कि नहीं? ये भी 8, ये भी 8। लेकिन इसके आगे चेन इलांगेट नहीं करेंगे, तभी करेगा जब ये डिफिशियंस, यहाँ पे कितना है? 6 है, वहां पे कितना है? 6 है। डिफिशियंट होगा तभी चेन इलांगेट करेगा। अब ये तो यह भी 8, यह भी 8, तो दोनों स्टेबल हो गया। तो इसको नाम देते हैं चेन टर्मिनेटिंग। क्या नाम देते हैं? लिख लेना, लिख लो इसको, चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग बनाना बॉन्डिंग। इसको नाम देते हैं चेन इलांगेशन या चेन प्रोपागेशन। दोनों पॉइंट समझ में आ गया? ओके, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मान लीजिए कि इसी में से हमें क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन एक लिख के हमें सेटिस्फाई करिए। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व, in which of the following compound which involve 3 center 2 electron bonding, which involve 3 center 2 electron bonding, which involve 3 center 2 electron bonding। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 center 2 electron, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो चलिए देखिए, पहला ऑप्शन लिखिएगा, मोर देन 1 भी हो सकता है, बहुत ध्यान से करना। Al2H6 BH3 डाइमेरिक फॉर्म, बेरिलियम हाइड्राइड्स in solid phase, beryllium hydride in
ट्राइमेरिक फॉर्म। इसमें किसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगा। ये सॉलिड लिखे हैं, एस लिखे हैं, सॉलिड। इसमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच इन्वॉल्व 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। रिप्लाई विल बी फास्ट। वंशिका शर्मा, ABD और अदर स्टूडेंट, इसको रिप्लाई करिए। अदर स्टूडेंट ABD, रवि, ABD। देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, बच्चों का आंसर ABD तो आ रहा है, लेकिन इसका आंसर C भी होगा। ये जो बेरिलियम हाइड्राइड सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म बना लेता है। सॉलिड फेज में क्या बना लेता है बेटा? पॉलीमेरिक फॉर्म। इसको लिख लो, बेरिलियम हाइड्राइड्स सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म बना लेता है। तो जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म बना लेगा तो दिस इज आल्सो N की वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो। तो दिस इज ABCD सभी हैं, ये लिख लीजिएगा। बेरिलियम हाइड्राइड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स इन सॉलिड फेज एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक, तो पॉलीमेरिक हो जाएगा। तो दिस इज N। बस एक क्वेश्चन आया था इसलिए हम लिख दिए थे, एंड हमें लग गया था कुछ बच्चों को डाउट होगा, तो यहाँ से कुछ बच्चों का आंसर तो सही था, एक स्टूडेंट का आंसर शायद ABCD आया था, ज़्यादा स्टूडेंट का आंसर A, B and D। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट ये सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म बना लेता है। सॉलिड फेज में क्या? प्रीति रिप्लाई कर दीजिए, प्रियंका, विभा एंड अंजलि। तो हमें लग रहा है कि ये सभी स्टूडेंट का आंसर सही होगा। अब तो बेरिलियम हाइड्राइड्स दे दिया बेटा, सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म, तो एग्जिस्ट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। और इसको नाम क्यों प्रोपागेशन देते हैं? जो टर्मिनल सेंट्रल एटम है उस पे sp2 हाइब्रिडेशन होता है, वो 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आयनिक हाइड्राइड्स। दूसरा लिखियो, दूसरा लिखिए साल्ट। इसको हम लोग साल्ट हाइड्राइड्स के भी नाम से जानते हैं, साल्ट हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड्स। इसको हम लोग नॉन डायरेक्शनल हाइड्राइड्स के भी नाम से जानते हैं। लिख लो, नॉन डायरेक्शनल हाइड्राइड के भी नाम से जानते हैं। इसका अदर नाम है एक सलाइन हाइड्राइड। एक क्वेश्चन आया था JEE में 2019, सलाइन हाइड्राइड्स के भी नाम से जानते। तो साल्ट हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड्स, नॉन डायरेक्शनल हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड। इसमें आप लोग अलग अलग नाम में साल्ट आयनिक क्यों नाम पड़ा है पहले से जानते हैं। जैसे इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज किसके हैं? NaCl। तो दिस इज सोडियम हाइड्राइड ले लिए, तो ये प्लस माइनस में टूट जाएगा। आप पहले से जानते हैं कि Na+H-, दिस इज हाइड्राइड H-, Na+। तो अब यहाँ से भी हम लोग जानते हैं Na+Cl-। इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी टू साल्ट, इसलिए हम लोग नाम देते हैं साल्ट लाइक हाइड्राइड या साल्ट हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड। ठीक है, ये भी पॉइंट समझ में आ गया हम लोगों को सलाइन क्यों नाम पड़ा। ओके, साल्ट हाइड्राइड्स क्यों नाम पड़ा? प्लस माइनस चार्ज है, आयंस में डिसोसिएट हो चुका है इसलिए आयनिक हाइड्राइड। एंड नॉन डायरेक्शनल, इसमें शेयरिंग होता नहीं है इसलिए इसका नाम पड़ा नॉन डायरेक्शनल। इसके में शेयरिंग नहीं होता तो क्या नाम पड़ा? नॉन डायरेक्शनल। बोलो, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, हम देख रहे हैं। आया समझ में बेटा? ओके, तो हम लोग दूसरा उसका कोवैलेंट में मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या क्या हम नाम बताए थे? नॉन मेटालिक। इसी तरह आयनिक हाइड्राइड्स NCERT में दिया होगा, बट कई नाम याद करेंगे। साल्ट हाइड्राइड नॉन डायरेक्शनल, शेयरिंग नहीं होता है। सलाइन हाइड्राइड, ठीक है, सलाइन भी नाम पड़ा है आयनिक हाइड्राइड्स का। अब हम लोग एक कौन बनाते हैं, तो दीज आर फॉर्म्ड इन S ब्लॉक एलिमेंट्स। आप लिख लो, दीज आर फॉर्म्ड इन S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट S ब्लॉक एलिमेंट
एक्सेप्ट, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम एंड लिथियम हाइड्राइड, एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम एंड lithium hydride, these are found in S block element except beryllium magnesium and lithium hydride. Reply will be fast. ये पॉइंट समझ में आ गया हम लोगों को? ओके, वेरी गुड। तो इसमें हमेशा ट्रांसफर होता है, तो एक लाइन डिफिनीशन लिख लीजिए, दोज हाइड्राइड विच इज कंप्लीट, एक पॉइंट डिफिनीशन के बेसिस से लिखिए दो, दोज हाइड्राइड विच इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, दोज हाइड्राइड विच इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, which is complete transfer of electron between two atoms, such hydride are ionic hydrides, या these hydrides are ionic hydride। लिख चुके बेटा? यहां से हम लोग ध्यान देंगे, these hydride which is complete transfer of electron between two atoms, such hydride are, बोलो, ionic hydrides या नॉन डायरेक्शनल ionic saline salt hydrides। These are found only S block except beryllium, magnesium and lithium। lithium देखिए प्रीडोमिनेंट कोवेलेंट होता है और मैग्नीशियम भी, और बेरिलियम हमेशा कोवेलेंट हाइड्राइड होता है हाइड्राइड में, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया? बोलो, नोट करके लिखो, एक्स्ट्रा नोट। इन जनरल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप्स आयनिक कैरेक्टर्स, in general on moving down the groups, in general on moving down the groups ionic characters increases, in general on moving down the groups ionic characters increases, ionic characters increases। आप यहां से लिख लीजिएगा आयनिक हाइड्राइड, इसको लिख लीजिएगा कोवलेंट हाइड्राइड्स, प्रीडोमिनेंट कोवलेंट, इसको लिख लो प्रीडोमिनेंट कोवलेंट, इसको लिख लेना आयनिक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप्स आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेज। एग्जांपल लिख लो, बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, ये हाइड्राइड्स हैं आयनिक, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैं कोवलेंट्स, तो दीज आर कोवलेंट हाइड्राइड्स। जरूर जानते हुए लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड्स, इसको लिख देना कोवलेंट। जानते हुए सभी स्टूडेंट लिख लें कोवलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है? तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप्स आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ग्रुप्स वाला कि इसमें लैटिस एनर्जी किसकी होगी, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो देखो लैटिस एनर्जी जैसे कि ब्लॉक में भी पढ़ाएंगे इस ब्लॉक, लेकिन हम थोड़ा सा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताए थे। कोई भी आयनिक सॉलिड क्रिस्टल है उसको गैसियस आयन में चेंज करने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स होगी, एक लाइन न हो तो लैटिस एनर्जी लिख लेते हैं। एक पॉइंट लैटिस एनर्जी लिख लीजिए डिफिनीशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स व्हेन वन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स व्हेन द वन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल चेंज इनटू, वन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल चेंज इनटू गैसियस आयन। लिख चुके तो नोटेड या डन कुछ लिख दो, नहीं तो हमें समझ में नहीं आता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स व्हेन वन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल चेंज इनटू गैसियस आयन, चेंज इनटू गैसियस आयन। अब इसके लिए फैक्टर क्या है? हम लोग पहले से बहुत से जानते होंगे फार्मूला, बट हम चाह रहे हैं कि एक एक्सीलेंट फैक्टर लिख दें, सिर्फ आप लोग कर लें। तो लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। तो ये लैटिस एनर्जी के लिए हम लोग दो फैक्टर देखते हैं। पहले तो चार्ज ऑफ कैटायंस चार्ज ऑफ एनायंस के डायरेक्टली होता है,
and inversely of radius of cations and radius of anions. That is lattice energy directly proportional to charge of cation, charge of anions, inversely proportional to radius of cations, radius of anions. ये फार्मूला आप लिख लीजिए। इसका मतलब कि जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े थे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसी तरह है। चलो बताओ बेटा, यहाँ पे माइंड में सेट कर लीजिए। हमें तो लग रहा है 100% सेटिस्फैक्शन होंगे। लिथियम हाइड्राइड सोडियम, मान लो सारे आयनिक सॉलिड क्रिस्टल हैं। यहाँ पे हम लोग देखें इसमें लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायंस दोनों सेम है। इन्वर्सली देखेंगे रेडियस, इन्वर्सली क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ एनायंस भी सेम है। तो रेडियस ऑफ कैटायन सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी होगी, लिथियम प्लस की। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ कैटायन जिसका स्मॉलर होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो लैटिस एनर्जी का आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिप्लाई विल बी फास्ट। रिप्लाई करो, लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है यहाँ पे, लिथियम हाइड्राइड्स, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम हाइड्राइड। लिख चुके बेटा, ओके। ये पॉइंट्स हम लोग लिख चुके होंगे। ये देखो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये हम आपको ब्लॉक में पढ़ाएंगे, एस ब्लॉक में। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दोनों डिक्रीज करता है ड्यू टू पैकिंग, सॉलिड पैकिंग लूजेज। सॉलिड पैकिंग लूज कर जाने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप्स डिक्रीज करता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ये बाद में लिखवा देंगे, ओके। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का भी यही आंसर है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज ड्यू टू सॉलिड पैकिंग लूजेज, लार्जर साइज होने के कारण। ओके बेटा, तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग का भी ये आंसर होगा। ठीक है, एक आता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, कोई भी यानी सॉलिड क्रिस्टल उसको चेंज करने किसमें, एक्वस में। फैक्टर दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ओके कर लेंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी का भी फैक्टर यही होगा, फैक्टर वही है, डिफिनीशन चेंज है। वन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल को एक्वस आयंस में चेंज करना है। किसमें चेंज करना बेटा, एक्वस में। तो हमें तो लग रहा है कि ये चारों आप लोग लिख लेंगे। 4 पॉइंट्स जो है, मेल्टिंग बॉइलिंग भी डिक्रीज है, हाइड्रेशन एनर्जी का वही हो जाएगा ना। तो लैटिस एनर्जी का हम डिफिनीशन क्या लिखवाएं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स वन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल चेंज इनटू गैसियस। और इसका क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल चेंज इनटू एक्वस। हाइड्रेट मीन्स एक्वा या एक्वस, लैटिस मीन्स सॉलिड से गैसियस आयन। ओके, समझ में आ गया। तो एक पॉइंट हम लोग करके लिख लेते हैं, ऑल आयनिक स्ट्रक्चर। लिखो एक पॉइंट्स करके, आयनिक स्ट्रक्चर और एक पॉइंट्स करके लिखिए, ऑल आयनिक स्ट्रक्चर आर, लिखो ऑल आयनिक स्ट्रक्चर आर रिजेंबल्स इन NaCl। all ionic structure are resembles means similar, resembles with NaCl, resembles with NaCl, therefore so it is called salt like hydrides। इस हाइड्राइड्स को साल्ट हाइड्राइड भी बोलते हैं। resembles with NaCl, therefore it is also called salt like hydrides या saline hydrides। salt like hydride या saline hydrides, इसका रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके होंगे। और 100% हमें लग रहा है आयनिक हाइड्राइड्स में, आयनिक हाइड्राइड्स का हम लोग रिएक्शन सभी स्टूडेंट को पता होगा। एंड ये वाटर में पहले तो मेटल्स होता है,
जैसे कोई भी हाइड्राइड ले लिए, वाटर में डिजॉल्व करा दो। जैसे मान लो यहाँ पे ले लिए बेटा सोडियम हाइड्राइड H2O, इसको डिजॉल्व कराएंगे। दीज हाइड्राइड विच डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा एंड H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब बताइए पॉइंट्स हम लोग पहले से जानते थे ना, हमें तो लग रहा है सभी स्टूडेंट पहले से जानते थे। रिप्लाई करते जानते थे कि नहीं? 100% जानते थे। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड है, H2O ले लिए। दिस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो यहाँ H2O कितना 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 NaOH हो जाएगा। अब NaOH की संख्या कितनी होगी, इसको बैलेंस करना आपका काम है। आप इसको बैलेंस करके हमें बताएं। सब स्टूडेंट इसको बैलेंस करो। क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 लिए तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, 2 NaOH हो जाएगा एंड H2 कितना हो जाएगा? दिस इज यहाँ पे 2, ओके 2H2। तो दीज हाइड्राइड विच डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, ये आप लोग पहले से जानते थे। कोई भी हाइड्राइड ले लें, मान लो यहाँ पोटेशियम ले लिए 2, दिस इज 2H2O, ये क्या बना लेता है बेटा? 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस रिलीजिंग। ये बैलेंस करना हमारा काम नहीं है। अदर रिएक्शन देखो, यदि हम लोग इसका रिएक्शन एक कोई लिथियम हाइड्राइड से भी करा देंगे वाटर में डिजॉल्व तो भी होगा। आप लोग इस रिएक्शन को लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसका रिएक्शन कोई लेविस एसिड से करा देते हैं, दिस इज हम लोग हाइड्राइड है तो दिस इज बेस साल्ट बनेगा। आप लिथियम हाइड्राइड हैं, इसका रिएक्शन AlCl3 लेविस एसिड, दिस इज इसका रिएक्शन करा देंगे तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा? रिप्लाई विल बी फास्ट। ये क्या बनेगा? रिप्लाई करो, रिप्लाई विल बी फास्ट। ये क्या बनेगा? लिथियम हाइड्राइड्स का रिएक्शन AlCl3 से करा देंगे तो ये क्या बनेगा? ये दिस इज अब बेसिक हाइड्राइड हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा, साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? अब आप बता सकते हैं, फाइंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। क्या बना लेता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बना लेता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा तो लिथियम एंड क्लोरीन, तो 3 बन जाएगा, 3LiCl लिथियम क्लोराइड। तो दिस इज यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए ये लिथियम की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी? ओके 4 लिख लिए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, इसको प्यार से हम लोग HAH बोलते हैं, LAH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख लीजिएगा। ये सभी स्टूडेंट लिख लें। यदि यहाँ पे 8 बैलेंस कर देते हो, 8 लिथियम हाइड्राइड लेते हो, इसका डायमेरिक फॉर्म हो जाएगा Al2Cl6, Al2Cl6 हो जाएगा। तो 2 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड प्लस यहाँ पे 6 लिख देंगे लिथियम क्लोराइड। अदर रिएक्शन विल बी रिटन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिया जाए। अदर रिएक्शन, ये मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी में मेंशन है या नहीं दिया होगा। एनसीईआरटी में देख के बताओ तो एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया है? देख के बताओ, लिथियम हाइड्राइड्स का ये वाला रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं? लिथियम हाइड्राइड्स का यदि B2S6 से करा दिए, B2S6 से करा दोगे तो ये बन जाता है लिथियम बोरोहाइड्राइड्स LiBH4, दिस इज 2 यूनिट्स ले लीजिएगा तो 2 बन जाएगा। यदि हम लोग सोडियम हाइड्राइड्स का रिएक्शन करा दिए B2S6 डाइबोरेन से तो इनका प्रोडक्ट भी वही बनता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम NaBH4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी में दिया है, ओके। ये 4 हो गए तो बैलेंस करके बता दिए। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको नोट करो एंड रिप्लाई विल बी फास्ट। आप जानते होंगे सोडियम, ये लिथियम बोरोहाइड्राइड है, ये सोडियम, सभी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, हम लोग ये जानते होंगे।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। ये आगे पढ़ाएंगे एस ब्लॉक में क्यों, अभी फिलहाल प्रिपरेशन लिख लो। नोट कर चुके, रिटन एनसीईआरटी में मेंशन है, कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे तो जरूर, हमें लग रहा है, लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं। रिप्लाई करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, हमें लगता है कि नहीं। दिया है रवि मौर्य? रवि बेटा तुम बताओ देख के कि एनसीईआरटी में मेंशन है कि नहीं है, और जो बच्चे नहीं लिखे लिख लें। हम आपको बोर्ड से हट जा रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो जिन स्टूडेंट का यहाँ लिख चुके हैं वो एनसीईआरटी पहले देखेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन है कि नहीं मेंशन है। नोट कर चुके? ओके, तो हम लोग यहाँ पे रिप्लाई भी करें, एनसीईआरटी में दिया है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन करेंगे तो ये डाइबोरेन से कराने पे सोडियम बोरोहाइड्राइड बन जाता है। लिथियम हाइड्राइड्स का हम लोग रिएक्शन देख लें, LCl3, दिस इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में LAH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, दिस इज हम लोग लिखते हैं SBH, इसका नाम लिख लो SBH शॉर्टकट में, एंड LAH सोडियम बोरोहाइड्राइड, नाम जरूर लिख लीजिएगा मेंशन, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा लिखिएगा मेटेलिक हाइड्राइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। इसमें बहुत इंटर स्पेस आते हैं, इंटरटिशियल साइड भी हैं। इसका नाम लिख लो मेटेलिक हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड्स ये D एंड F ब्लॉक फॉर्म करते हैं, लिख लीजिएगा मेटेलिक हाइड्राइड्स, वेरी गुड। दूसरा लिखो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इसका तीसरा नाम है नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड, इंटरटिशियल हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स। ये देखो मेटल से ही नाम आएगा। दीज आर फाउंड इन D एंड F ब्लॉक, लिख लो दीज आर फाउंड ओनली D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर फाउंड D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन सा ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं बेटा? रिप्लाई विल बी फास्ट। मेटेलिक हाइड्राइड्स, इसको रिप्लाई करो इंटरटिशियल हाइड्राइड्स, नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ये मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, तो लिख लो इसके बारे में। तो इंटरटिशियल साइट ये क्या होता है अब हम लोग देखेंगे। देखिए अभी हम लोग का मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, और कुछ हाइड्रोजन क्या होते हैं अब हम लोग इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे पढ़ के आए होंगे। एक बार देखिए, ये बहुत सारे मेटल्स ले लेते हैं, मेटल्स का साइज स्फेरिकल कंसीडर कर लेते हैं, तो कई स्फेरिकल के बीच में भी एम्प्टी स्पेस होते हैं। क्या होते हैं बेटे बता दो? एम्प्टी स्पेस। तो अब मेटल्स की साइज इतनी बड़ी है कि इसके बीच में एम्प्टी स्पेस आए। देखिए ये सारे इंटरटिशियल साइट हैं। क्या है बेटा? इंटरटिशियल साइट। यदि ऐसे नहीं सेटिस्फैक्शन हो रहा हम लोगों को, तो मान लो स्फेरिकल, मेटल का साइज स्फेरिकल मान लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग मेटल के बीच में भी कुछ क्या है, एम्प्टी वॉइस है, एम्प्टी स्पेस है। तो हमें तो लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे देखें एम्प्टी स्पेस, ये देखिए एम्प्टी स्पेस, इधर देखो एम्प्टी स्पेस। हम लोग स्फेरिकल मान लिए हैं, तो ये स्ट्रक्चर से कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, जो कि एम्प्टी स्पेस को हम रेड से आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे हमें पता चल जाए।
ये इम्पटी स्पेस है उस, और हाइड्रोजन की साइज स्मॉलर होती है। इसकी रेशियो फिक्स नहीं होता है, या तो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा या तो मेटल की संख्या ज़्यादा। वैसे मेटेलिक हाइड्राइड्स पढ़ रहे हैं तो हमेशा इसमें मेटल की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से। दूसरी बात कि मेटल की साइज बहुत बड़ी होती है, डी एंड एफ ब्लॉक कंपेयर टू हाइड्रोजन हाइड्राइड, पहले से जानते हैं। तो इसके बीच में एक इम्पटी स्पेस, ये देखिए इम्पटी स्पेस है जो मेटल मेटल के बीच में। और मेटल्स आप एक मेटेलिक मीन्स होता क्या है, क्लोजली पैक क्लस्टर, इसको लिख लेना मेटेलिक लैटिस। मेटल मीन्स या मेटेलिक मीन्स क्या होता है, एक लैटिस मीन्स होता क्या है, एक सिस्टमेटिक बहुत सारे मेटल्स का अरेंजमेंट। क्या होगा, मेटल क्लोजली पैक, एक सिस्टमेटिक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ये देखिए सारे मेटल्स एक क्लोजली अरेंज किए हैं सिस्टमेटिक, तो उसके बीच में इम्पटी स्पेस जो कि हम रेड से दिखा रहे हैं, और ये स्फेरिकल, दिस इज मेटल। समझ में आ रहा है। यहां पे देखिए ये 4 मेटल्स के बीच में इतना इम्पटी स्पेस है। जो इम्पटी स्पेस हम लोग देख रहे हैं बेटा, ये सारे इम्पटी स्पेस हैं, बहुत से इम्पटी स्पेस है। देखिए इम्पटी स्पेस इधर इधर सारे इम्पटी स्पेस हैं, और मेटल्स डी एंड एफ ब्लॉक के हैं, तो इसकी साइज बड़ी होने का कुछ इम्पटी स्पेस क्या होता है, हाइड्रोजन के द्वारा, कुछ इम्पटी स्पेस हाइड्रोजन के द्वारा क्या होता है, या H- के द्वारा ऑक्युपाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्युपाई, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की साइज बहुत स्मॉलर है। इस स्पेस को नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइड। नाम क्या देते हैं इसका, इंटरस्टिशियल साइड। बोलो इसका नाम क्या देंगे, इंटरस्टिशियल साइड। इसका हम लोग नाम देंगे इंटरस्टिशियल साइड। और कुछ इंटरस्टिशियल साइड जो इम्पटी स्पेस हैं उसको हाइड्रोजन के द्वारा H- के द्वारा ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो उसी लिए नाम देते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्या नाम देंगे इसका, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। बोलिए कुछ पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया। मेटल्स और हाइड्रोजन का रेशियो इसमें फिक्स नहीं होता है, ड्यू टू मेटल्स की साइज बहुत बड़ी है। अब देखिए हम लोग आयनिक हाइड्राइड में पढ़े थे, तो नाम था सोडियम हाइड्राइड्स, पोटेशियम हाइड्राइड्स, कैल्शियम हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड्स में जो देखे थे हम लोग, तो उसका रेशियो फिक्स था। आयनिक हाइड्राइड्स में हम लोग देखें तो उसका रेशियो क्या है, बोलो, फिक्स रेशियो था। ये रेशियो फिक्स है 1:1, इसका रेशियो फिक्स है 1:2। बोरान फैमिली में जो BH3 पढ़े थे, कोवलेंट हाइड्राइड्स में रेशियो फिक्स था 1:3। कार्बन CH4 कार्बन फैमिली रेशियो फिक्स था 1:4। इसका रेशियो हमेशा फ्रैक्शन में आता है, रेशियो इसका फिक्स नहीं है। किस में आता है बेटा, फ्रैक्शन में, एरर में आता है। जैसे आप लोग लेंथानम हाइड्राइड, NCERT में मेंशन होगा, देखो तो लेंथानम हाइड्राइड्स, जिरकोनियम हाइड्राइड्स, पैलेडिनम हाइड्राइड। लेंथानम इसकी डाटा शायद 2.87 होता है। जिरकोनियम, अब मान लीजिए कि पैलेडिनम दे दिया PD, इसका रेशियो फिक्स नहीं, इसको देखो दिया होगा। टाइटेनियम हाइड्राइड्स हैं, ZR है, पैलेडिनम PD, पैलेडिनम हाइड्राइड दे दिया PD, इसका रेशियो होता है 0.6 से 0.8। तो अब इसका फ्रैक्शन रेशियो आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, फ्रैक्शन रेशियो आ रहा है, इसका रेशियो फिक्स नहीं है। जब इसका रेशियो फिक्स नहीं है, इसका मतलब कि ये सिंपल रेशियो में हो ही नहीं सकता है। जब सिंपल रेशियो में नहीं होगा तो इसलिए नाम हम लोग देते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक। अब हमें पहले बताओ इंटरस्टिशियल साइट, मेटेलिक हाइड्राइड्स एंड मेटल्स। मेटेलिक मीन्स हम बताएं लैटिस, लैटिस मीन्स एक सिस्टमेटिक बहुत सारे मेटल्स क्या हो, एक लैटिस फॉर्म में अरेंज हो। तो मेटल मेटल के बीच में इम्पटी स्पेस होगा, उसके बीच में कुछ हाइड्रोजन होंगे H-, उसकी ऑक्युपाई जो इम्पटी स्पेस है
तो अब सारे इम्पटी स्पेस को तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि मेटल्स की साइज बहुत बड़ी है, हाइड्रोजन की साइज बहुत क्या है, छोटी है। तो दिस इज सम इम्पटी स्पेस ऑक्युपाई, अब इसलिए इसको नाम देते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। कुछ पॉइंट हमें समझ में आ रहा है? ओके, बच्चों का तो रिप्लाई आ रहा है कि समझ में आ रहा है। तो हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्लियर? तो चलिए, आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। हम आपको L1 इंस्पायर ऐप पे क्वेश्चन इस पे हम ऐड करा देंगे। वैसे आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग का L1 इंस्पायर ऐप पे क्वेश्चन मिला है कि नहीं, रिप्लाई करें। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन एंड केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन मिला है कि नहीं ऐप पे, हम तो प्रोवाइड कराए थे। ओके, तो हम लोग इसको जरूर ध्यान देंगे। इस पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए हैं, लेवल वाइज क्वेश्चन है, मिला है। तो हम लोग यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग केवल मिला है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का भी मिला होगा, आप लोगों को याद नहीं होगा ऐप पे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे बस केमिकल बॉन्डिंग मिला है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो इसका पहले क्वेश्चन ऐप पे हम ऐड करवा दे रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन करोगे तो नॉलेज और गेन होगा। ठीक है, अब आप लिख लो मेटेलिक हाइड्राइड्स। तो ये हम लोग पहले से याद कर लिए, कोवलेंट हाइड्राइड्स कौन फॉर्म करते हैं, आयनिक हाइड्राइड एस ब्लॉक एक्सेप्ट, इसमें लिख लीजिए। ओके, लिखिए इसमें मेटेलिक हाइड्राइड्स, तो दीज आर फॉर्म ओनली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें लिखिए तो कुछ पॉइंट डाल के लिखो। हाइड्रोजन इज इट्स स्मॉल साइज, हाइड्रोजन its small size, hydrogen its small size, therefore small size, therefore hydrogen its small size, therefore occupy some of interstitial side, therefore occupy some of the interstitial side, therefore hydrogen its small size, therefore some of, therefore occupy some interstitial side, some interstitial side। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन की साइज बहुत स्मॉलर है इसलिए कुछ ऑक्युपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल साइड, उसके इम्पटी स्पेस को। देयरफॉर सम ऑफ द इंटरस्टिशियल ऑक्युपाई सम ऑफ द इंटरस्टिशियल साइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। उसको नाम क्या देते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ये देखिए इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। हमें तो लग रहा है कि यहां से बच्चों को 100% सेटिस्फैक्शन हो गया होगा। एक बार रिप्लाई कर दो, इंटरस्टिशियल साइड समझ में आ गया है कि नहीं, रिप्लाई करो, इंटरस्टिशियल साइड समझ में आ गया है कि नहीं। हाइड्रोजन इट्स स्मॉल साइज, देयरफॉर ऑक्युपाई सम ऑफ द इंटरस्टिशियल साइड, दिस साइट इज आल्सो नोन है, इसको नाम क्या देते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। वो हाइड्राइड्स के द्वारा ही उसकी कुछ गैपिंग मेंटेन होती है, उसकी गैपिंग मेंटेन होती है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। नेक्स्ट पॉइंट, दीज हाइड्राइड आर ऑलवेज, दीज हाइड्राइड, इस हाइड्राइड्स को दूसरा नाम क्या देते हैं, दीज हाइड्राइड आर ऑलवेज, दीज हाइड्राइड आर ऑलवेज non-stoichiometric hydrides, these hydrides are always non-stoichiometric hydrides, these hydrides are always non-stoichiometric hydrides due to variable composition of metal and hydrides, due to
वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ, किसके कारण नॉन स्टिचियोमेट्रिक बोलते हैं बेटा? ड्यू टू वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ मेटल्स एंड हाइड्रोजन या मेटल्स एंड हाइड्राइड्स, ड्यू टू वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन। ये मेटल एंड हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन होता है हाइड्राइड्स का, वो फिक्स नहीं होता है। दैट इज, लिखो, दैट इज देयर इज नॉट, दैट इज, लिखो, देयर इज नॉट फिक्स रेशियो ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन, देयर इज नॉट फिक्स रेशियो ऑफ, that is there is not fixed ratio of metal and hydrogen, there is not fixed ratio of metal and hydrogen। metal and hydrogen का एक फिक्स रेशियो नहीं होता है, क्योंकि मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स के बीच में एक हाइड्रोजन होगा, या तो मेटल का रेशियो ज्यादा होगा या हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। मोस्टली चांस यही है कि मेटेलिक हाइड्राइड्स पढ़ रहे हैं तो मेटल्स की रेशियो हमेशा ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन की साइज बहुत स्मॉलर है, तो कुछ इसके एम्प्टी स्पेस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब फिलअप कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए नाम देते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। और नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्यों नाम पड़ा इसका मेटेलिक हाइड्राइड्स का अदर नेम? क्योंकि मेटल्स का रेशियो ज्यादा होता है और रेशियो हमेशा फ्रैक्शन में आता है। किस में आता है? फ्रैक्शन में। तो हम लोग लिखे हैं अभी कि देयर इज नॉट फिक्स रेशियो ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन, इसलिए इसको नॉन स्टिचियोमेट्रिक बोलते हैं। तो दिस इज, आप लिखिए लेंथानम हाइड्राइड। लेंथानम हाइड्राइड्स का देखो कितना दिया है, 2.87। पैलेडिनम हाइड्राइड्स का लिख लो 0.6 से 0.8, फिक्स रेशियो नहीं है। निकिल हाइड्राइड्स, आप एग्जांपल्स लिख लें, पहले लेंथानम हाइड्राइड्स, पैलेडिनम हाइड्राइड्स, तीसरा एग्जांपल लिखो निकिल हाइड्राइड्स, NiH, निकिल हाइड्राइड, इट इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट निकिल हाइड्राइड, इसको लिख लीजिएगा बेटा। इसका रेशियो होता है 0.6 से 0.7, 0.6 से 0.7। अब देखिए ये हम लोग का रेशियो है, या तो मेटल्स की संख्या ज्यादा या हाइड्राइड्स का, ठीक है। तो ये रेशियो कभी सिंपल रेशियो में आया है? देखिए आयनिक हाइड्राइड्स में सोडियम हाइड्राइड पढ़े थे तो क्या था हमारा आंसर? 1:1। कैल्शियम हाइड्राइड पढ़े थे बेटा तो क्या था हमारा? 1:2। BH3 बोरान हाइड्राइड्स 1:3, कार्बन के हाइड्राइड 1:4। तो ये सिंपल रेशियो था और सिंपलेस्ट रेशियो में था। यहाँ पे हमेशा फ्रैक्शन होता है क्योंकि मेटल्स की साइज बहुत लार्जर कंपेयर टू हाइड्राइड। तो अब इस हाइड्राइड्स को नाम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और मेटेलिक हाइड्राइड्स का दूसरा नाम नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि मेटल्स एंड हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स नहीं है, इसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। एक कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं कि क्या सारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स? नहीं, मतलब 7th 8th एंड 9th के एलिमेंट्स जो मेटल्स होते हैं वो मेटेलिक हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते हैं। ड्यू टू मेटेलिक हाइड्राइड डू नॉट फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड ड्यू टू हाइड्राइड गैप, ड्यू टू हाइड्राइड गैप, ड्यू टू हाइड्राइड गैप। इसमें हाइड्राइड गैप होने के कारण, हाइड्राइड गैप होने के कारण ये ग्रुप 7th 8th एंड 9th के एलिमेंट्स फॉर्म नहीं करते। तो दिस इज, लिख लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट करके इसको लिख लीजिएगा। कुछ बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या, लिख रहे हैं कि सर रिपीट सर। ग्रुप 7th 8th 9th डू नॉट फॉर्म्ड मेटेलिक हाइड्राइड्स, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स या मेटेलिक हाइड्राइड्स ड्यू टू हाइड्राइड गैप, ड्यू टू, क्या लिखे बेटा हम लोग? ड्यू टू हाइड्राइड गैप। इसमें हाइड्राइड्स का क्या होता है? गैप्स होता है। गैप्स का मतलब कि दिस इज, ये सारे मेटल अरेंज होंगे, हाइड्रोजन ऑक्यूपाई सम एम्प्टी स्पेस को कर लेता है, लेकिन ग्रुप 7th में 8th में एंड 9th में उसका हाइड्राइड लगने के बाद भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है।
इसलिए उसमें हाइड्राइड्स का गैप होने के कारण वो मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्म्ड नहीं करते हैं, फॉर्म्ड नहीं करते हैं। बोलो समझ में आ गया हाइड्राइड गैप? रिप्लाई विल बी फास्ट। एंड देखो ग्रुप 6 में ये स्ट्रक्चर बना चुके होंगे। ग्रुप 6 में ओनली फॉर्म करता है, ग्रुप 6 में ओनली फॉर्म करता है क्रोमियम हाइड्राइड्स। लिखिए, एंड आल्सो ग्रुप 6 formed only chromium hydride, and also group 6 formed only chromium hydrides due to smaller size, smaller size होने के कारण। ओके, तो हम लोग ये लग रहा है हाइड्राइड गैप समझ में आ गया। ग्रुप 7th 8th 9th ये एनसीईआरटी का शायद कोटेशन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को नीट में भी आया है, जेईई में भी क्वेश्चन आया है। तो इससे एडवांस में तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हमेशा हर बार क्वेश्चन जेईई में नीट में एक क्वेश्चन आ रहा है। कैलगान प्रोसेस, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर आप पहले से जानते हैं। एंड वाटर का रिएक्शन, दीज आर एम्फोटेरिक नेचर। हार्डोसिस रिएक्शन, हार्डोसिस रिएक्शन भी जानते हैं। एंड रिडॉक्स प्रोसेस भी जानते हैं। हाइड्रेट साल्ट फॉर्मेशन भी वाटर का जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर जैसे प्यूरिफाइड वाटर, मिनरल्स वाटर, डोमेस्टिक वाटर ना। हार्ड वाटर्स में क्या याद करेंगे? बोलो, पॉन्ड्स वाटर, रिवर वाटर नहीं, तो इस हमारा क्या आएगा? वेल वाटर भी ले सकते हैं। तो ये हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में दो होता है, एक टेम्पररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे टेम्पररी हार्डनेस में दो प्रोसेस है, एक उसको हीट करते हैं, दूसरा क्लार्क मेथड, दूसरा क्लार्क मेथड। रिप्लाई करें, क्लार्क मेथड पढ़े हैं आप लोग, एनसीईआरटी लाए होंगे। अच्छा बताओ, मेटेलिक हाइड्राइड्स ग्रुप 7th 8th 9th, मेटेलिक हाइड्राइड्स ग्रुप 7th 8th 9th डू नॉट फॉर्म ड्यू टू हाइड्राइड गैप्स। ये मेटल्स लेते हैं 7th 8th 9th वाले, तो हाइड्रोजन लगाने के बाद भी उसकी गैपिंग मेंटेन रहता है, इसलिए वो मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं ड्यू टू हाइड्राइड गैप्स। ग्रुप 6 में ओनली क्रोमियम फॉर्म करता है, क्रोमियम हाइड्राइड्स। क्रोमियम के नीचे क्या है आप जानते होंगे। ओके, तो वो फॉर्म नहीं करता है 4D 5D ड्यू टू लार्जर साइज। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्लास में वाटर का शेप स्ट्रक्चर पहले से जानते हैं, हमें ज़्यादा फोकस करना है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, अब जानते हैं हार्ड में टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस में 4 प्रोसेस है, टेम्पररी में 2, एक होता है हीटिंग प्रोसेस एंड दूसरा क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड का नाम सुने होंगे, 2019 का नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना अच्छा से पढ़िएगा और स्माइल वाला फेस आप रिप्रेजेंट कर दें, और उससे ही क्वेश्चन आता है। तो आपको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कैलगान प्रोसेस एंड क्लार्क प्रोसेस के लिए 2 एक्सीलेंट ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे, जो कि किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत कम ही बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, साइड बुक में भी कम दिया होगा, लेकिन इसके लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सीलेंट ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे हम लोग याद करेंगे। आप लोग जानते होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, तो क्या होते हैं? क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होता है, सल्फेट होता है, और क्या होता है बताओ? बाइकार्बोनेट। क्या होता है बेटा? HCO3 बाइकार्बोनेट। किसके? कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
हार्डनेस या टेम्पररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस। सॉफ्ट वाटर में तो कोई बात नहीं है, आप जानते होंगे परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। हार्ड वाटर होगा तो वो सोप के साथ लेदर, लेदर का मतलब मीन्स क्या होता है, झाग जनरेट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, उसमें साल्बुल साल्ट रहेंगे। साल्बुल साल्ट किसका रहेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्लास में बहुत एक्सीलेंट ट्रिक बताएंगे हम आपको। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। टुडे हैव द ग्रेट डे एंड आल्सो वेरी गुड। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा लगा हमें पढ़ाने के बाद। थैंक यू, वेरी गुड।